मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो 7 बजने ही वाले थे। मेरे माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। 8 बजे तक मुझे घर पहुंचना था। वहां मेरी पत्नी रेशमा मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। सुबह ऑफिस आने से पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं 8 बजे तक तुम्हारे पास आ जाऊंगा और फिर हम बाहर डिनर करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और लौटते हुए आइसक्रीम भी खाएंगे। रेशमा ये सुनकर बहुत खुश हुई थी। मुझे मालूम था कि वो शाम से ही मेरा इंतज़ार कर रही होगी। जब उसका मासूम सा चेहरा मेरी आंखों के सामने आया तो अनायास ही मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई थी। मैंने जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने शुरू कर दिए ताकि आधे घंटे में सब ख़त्म करके ऑफिस से निकल सकूं। लेकिन किस्मत शायद मेरे साथ नहीं थी। ठीक 7 बजे बॉस ने बुला लिया। ये मेरे लिए अच्छी खबर नहीं थी। मुझे पता था बॉस का बुलावा यूं ही नहीं आया था, ज़रूर मेरे लिए कोई काम होगा। फिर भी अनिच्छा से मैं उनके कमरे में गया। वो फाइलों में उलझे हुए थे। उन्होंने कहा, नईम, इस काम को सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये एक बहुत ही ज़रूरी फ़ाइल है, इसे आज ही पूरा करना होगा। उन्होंने मेरे सामने एक फ़ाइल रख दी और फाइल देखते ही मेरा मन उदास हो गया था, क्योंकि इसमें कम से कम 2 घंटे का काम था। मैंने हिम्मत करते हुए कहा, सर, मैं ये काम कल कर दूंगा। लेकिन उन्होंने चश्मे के पीछे से मुझे घूरते हुए कहा, कल का काम कल करोगे, लेकिन ये आज का काम है और आज ही पूरा करना होगा। अभी 7 बजे हैं, ऑफिस 9 बजे बंद होगा। तुम इसे ख़त्म कर सकते हो। ये फ़ाइल कल की बड़ी मीटिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। न चाहते हुए भी मैंने फ़ाइल उठा ली और अपने डेस्क पर आकर बैठ गया। दिल भारी था। रेशमा का उदास चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं उसकी आंखों में उदासी नहीं देख सकता था और आज तो वो मुझसे नाराज़ भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपना वादा पूरा नहीं कर रहा था। मैंने सोचा मैं उसे फ़ोन करके बता दूं कि मैं देर से आऊँगा, लेकिन फिर ख्याल आया वो नाराज़ हो जाएगी, रोएगी और उसकी आंखों में आंसू मुझे और भी परेशान कर देंगे। इससे मेरा सारा मूड ख़राब हो जाएगा और मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैंने फ़ोन करने का विचार छोड़ दिया और ख़ुद को काम में डुबा दिया। जब काम में लग गया तो फिर समय का पता ही नहीं चला और आखिरकार जब मैंने फ़ाइल पूरी की तो एक सुकून की सांस ली थी। मैंने मोबाइल उठाया और ये देखकर मेरी जान निकल गई कि रेशमा की 15 मिस कॉल्स थीं। मैंने काम करने से पहले फ़ोन साइलेंट पर कर दिया था ताकि डिस्टर्ब ना हो जाऊं, क्योंकि मुझे पता था रेशमा फ़ोन करेगी और मैं काम पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। जल्दी से फ़ाइल लेकर मैं बॉस के कमरे में गया। घड़ी देखी तो 9:30 हो चुके थे। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। बॉस ने मेरा धन्यवाद किया और फाइल मेरे हाथों से ले ली। मैं भागते हुए ऑफिस से बाहर निकला था और गाड़ी चलाते वक्त भी मैं रेशमा के बारे में ही सोच रहा था। रेशमा के लिए मेरा प्यार ऐसा ही था, दीवानगी भरा और बेपनाह। हमारी शादी को बस 1 ही महीना हुआ था और नए नए रिश्ते तो वैसे भी कुछ खास होते हैं, सुरूर और खुशी से भरे हुए। मेरी और रेशमा की अरेंज मैरिज थी। शादी से पहले मैं बिल्कुल भी उसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरी माँ ने अपनी कसम देकर मुझे राज़ी किया था। और जब पहली बार मैंने रेशमा को देखा तो मुझे अपनी माँ के फैसले पर बेहद सुकून मिला। मैं जितने बुझे मन से कमरे में दाखिल हुआ था, सामने बैठी उस खूबसूरत नाजुक लड़की को देखकर मेरा दिल खिल उठा था। उस रात मैंने उसे मुँह दिखाई भी दी थी और उसे उसके हक का प्यार भी दिया था। जब रेशमा के नाजुक वजूद को मैंने अपनी बाहों में समेटा था तो दिल का खालीपन भर चुका था। उसी पल रेशमा मेरे लिए बहुत ख़ास हो चुकी थी। मैंने खुद से वादा किया था कि अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ रेशमा के लिए जीऊँगा। पहले मैं शादी के लिए कभी तैयार नहीं था, क्योंकि मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता था। वो लड़की मेरे कॉलेज में पढ़ती थी और मैंने उसे पूरी शिद्दत से चाहा था। बाद में जब मैं नौकरी करने लगा और वो एक स्कूल में टीचर बन गई थी तो मैंने उससे शादी की बात की, मगर उसने अपने बड़े सपने दिखाकर मुझे ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि वो मेरे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं उसके सपने पूरे नहीं कर सकता। उसने कहा था, तुम्हारे पास है ही क्या, मामूली सी नौकरी, किराए का मकान और एक अनिश्चित भविष्य। उसकी बातें मेरे दिल को तोड़ने वाली थीं। एक ताज़ा जख्म था और उस पर माँ का शादी के लिए जोर देना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जब मैंने रेशमा को देखा था तो पुराने धोखे और दर्द को मिटा देने वाली एक नई उम्मीद मिली थी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने मुझे पहली ही नज़र में मोह लिया था। इस 1 महीने में ही रेशमा मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई थी और मैं भी उसका दीवाना था, जैसे वो मेरी दीवानी थी। हमारी शादी के 15 दिन बाद ही मेरी माँ हमारे पुराने घर गांव वापस लौट गई थी।
वहाँ हमारी कुछ ज़मीनें थीं जो माँ अपनी निगरानी से मज़दूरों से काम करवाती थी। और आज जब ऑफिस से भागते हुए घर पहुँचा तो मेरे दिल में बस यही ख्याल था कि रेशमा के गुस्से को दूर करना है और उसे अपनी बाहों में भर लूँगा। मेरे पास घर की एक डुप्लीकेट चाबी थी। मैंने सोचा कि बिना बताए पीछे से जाकर उसे सरप्राइज़ दूँ। दरवाज़ा खोला और दबे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, लेकिन वो अंदर से बंद था। मुझे लगा रेशमा शायद मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया है। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उसके गुस्से को अपने प्यार से दूर कर दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था, दरवाज़ा खुलते ही मेरी दुनिया उलट पलट होने वाली थी। मैंने अपने पास की चाबी से दरवाजे का लॉक खोला और धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन बेड पर जो नज़ारा मैंने देखा वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। बेड पर रेशमा अकेली नहीं थी। एक लड़का उसे पीछे से कमर से कसकर पकड़े हुए था और उसके होंठ रेशमा के शरीर को छू रहे थे। रेशमा भी उसकी बाहों में मचल रही थी। उसकी आंखों में वही दीवानगी थी जो कभी मैंने अपने लिए देखी थी। ये सब देखकर मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। ऐसा लगा जैसे पूरे घर की दीवारें मुझ पर गिर रही हों। मेरे विश्वास और प्यार को इस कदर तोड़ दिया गया था कि मैं कुछ पल के लिए वहीं स्तब्ध खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या ये वही रेशमा है जो मेरी एक पल की जुदाई बर्दाश्त नहीं करती थी? वो जो दिन में कई बार मुझे कॉल या मैसेज करती थी, वो आज किसी और की बाहों में थी। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। गुस्से से मेरी मुट्ठियाँ भिज गई थीं। मैंने बेकाबू होकर उस लड़के को उसके बाजू से पकड़कर खींचा और उसे बिस्तर से नीचे धकेल दिया। रेशमा हड़बड़ाकर उठी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। कहने लगी, तुम यहाँ? तो फिर ये मेरे साथ बेड पर? उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसकी घबराहट से साफ था कि वो पूरी तरह से दोषी थी। मैंने गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया। मैंने कहा, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तुम उसकी बाहों में मदहोश थीं। अब बहाने बनाने की कोशिश मत करना। रेशमा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कुछ कहने की कोशिश करने लगी। नहीं, प्लीज़ मेरा यकीन करो, नहीं। लेकिन मैंने उसे बेड पर धक्का देकर उस लड़के की ओर घूमा था। मैंने उस लड़के को गर्दन से पकड़कर अपने करीब किया। मैंने पूछा, बताओ कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मेरे अंदर गुस्से का ऐसा तूफान था कि मैंने अगले ही पल उस लड़के के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मेरा पूरा शरीर गुस्से और बेबसी से कांप रहा था, मानो मैं सब कुछ ख़त्म कर देना चाहता था, सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता था। रेशमा ने मेरे विश्वास की धज्जियाँ उड़ाई थीं। आखिर क्यों किया उसने ऐसा? मेरे दिल में सवालों का तूफान था और आंखों में बेबसी के आंसू थे जिन्हें मैंने बेदर्दी से पोंछा था। मैंने उस लड़के को दूसरा थप्पड़ मारा। रेशमा बेड पर बैठी सिसक रही थी। मैंने उस लड़के से पूछा, बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरी बीवी के साथ, और ये सब कब से चल रहा है? मेरे सवालों पर रेशमा तड़प उठी थी। कहने लगी, नईम, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मुझ पर इतना गंदा इल्ज़ाम मत लगाओ, मैं ये सह नहीं पाऊंगी। वो तड़प कर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। कहने लगी, नईम, मैं नहीं जानती ये लड़का कौन है। मुझे तो लगा कि तुम हो और मैंने सोचा कि तुम ही मुझे बाहों में भर रहे हो। पहले तो मैं तुमसे नाराज़ थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपना गुस्सा छोड़ दिया था और तुम्हें समझकर इसकी बाहों में सिमट गई थी। मेरा यकीन करो, ये सब एक गलत फहमी है। मैं इस लड़के को नहीं जानती। इससे पहले मैंने इस लड़के को कभी देखा ही नहीं है। मुझे पता था रेशमा खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। मैंने गुस्से से उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुम इतनी मासूम और बेवकूफ़ नहीं हो जो मेरे और किसी गैर मर्द के स्पर्श में फ़र्क न कर सको। इस बीच उस लड़के को मौका मिल गया था और वो कमरे की खिड़की से कूदकर भाग निकला। मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। वापस आकर देखा तो रेशमा का रो रो कर बुरा हाल था, मगर मेरे दिल में अब कुछ भी बदलने वाला नहीं था। मेरे विश्वास की डोर टूट चुकी थी। मैंने आते ही सख्ती से कहा, रेशमा, अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ। मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं एक बेशरम बदचलन लड़की को अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता। उस वक्त मैं पत्थर बन चुका था, गुस्से से भरा हुआ था। गुस्सा मेरे सिर पर इस कदर सवार था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रेशमा ने मेरी लाख मिन्नतें की, मुझे लाख समझाया, मगर मेरा पत्थर दिल पिघल न सका। रात के 10:30 बजे मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर दिया।
वो कितनी ही देर तक दरवाज़ा पीटती रही, अपने बेकसूर होने की दुहाइयाँ देती रही, लेकिन मुझे उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं था। कुछ देर बाद बाहर खामोशी छा गई। शायद वो जा चुकी थी। रेशमा के जाने के बाद मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मेरी ज़िंदगी में जो तूफान आया था उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। जो भी थोड़ी बहुत ताकत बची थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी। रोते रोते मैं वहीं सोफे पर खुद को गिरा चुका था। मेरा दिल मोहब्बत में बार बार धोखा खा रहा था। पहले हिना, अब रेशमा। क्या मेरी ज़िंदगी में सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा? क्या कोई ऐसा साथी नहीं होगा जो सिर्फ मेरे लिए हो? मेरे सिर में दर्द हो रहा था। मैंने बेबसी से नींद की गोलियां खाईं और वहीं सोफे पर ही सो गया। सुबह 9 बजे जब मेरी आँख खुली तो घर वीरान था। अचानक मेरे दिमाग में रेशमा का चेहरा आया। मुझे याद आया कि हर सुबह वो कैसे खिले हुए गुलाब की तरह ताज़ा और खूबसूरत लगती थी, मुझे जगाने के लिए आती और उसके चेहरे की मासूमियत देखकर मेरा दिन बन जाता था। मैं उसे प्यार से उसके माथे को चूमता और उसे बाहों में भरकर मुझे सुकून मिलता था। वो मेरे लिए नाश्ता बनाती और मैं उसे बार बार आवाज़ें लगाता, रेशमा मेरा पर्स कहाँ है, रेशमा मेरी टाई कहाँ है। वो कभी किचन में तो कभी कमरे में भागी भागी फिरती और कभी झूठी मूठी नाराज़गी से कहती, नईम कुछ काम खुद भी कर लिया करो। मैं उसे अपने करीब खींचता और कहता, तुम एक पल के लिए भी मुझसे दूर जाती हो तो मुझे मेरी ज़िंदगी सूनी लगने लगती है। बस इसीलिए तुम्हें बहाने बहाने से अपने करीब रखने की कोशिश करता हूँ। ये कहते कहते मैं जल्दी से उसके गुलाबी गालों को चूम लेता और वो मेरी शरारत पर गुलाबी पड़ जाती। लेकिन आज मेरा घर वीरान था। न रेशमा की हंसी थी, न उसकी खुशबू और न उसकी भाग दौड़। मैंने अपने दुखते सिर को हाथों में थाम लिया और जैसे तैसे ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। ऑफिस पहुंचते ही मेरे दोस्त ने मेरी हालत भांप ली थी। उसने बहुत पूछा लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। समय बीतने लगा था। रेशमा को घर छोड़े हुए 2 महीने हो चुके थे और मेरी ज़िंदगी अब तक वीरान हो चुकी थी। कभी कभी रेशमा का ख्याल आता था, उसकी यादें मुझे तड़पाने लगती थीं, लेकिन फिर वही पल मेरी आंखों के सामने आ जाते और मैं उसे भुलाने की कोशिश करता। मेरे दिल में ख्याल आता, आखिर रेशमा गई कहाँ होगी। उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके माँ बाप नहीं थे। उसकी एक चाची थी जो उसके फ़र्ज से आज़ाद होकर अपने बेटे के पास दुबई चली गई थी। रेशमा मेरी माँ की सहेली की बेटी थी और जब मेरी माँ को पता चला कि रेशमा अनाथ हो चुकी है तो उनके अंदर की ममता उसके लिए जाग पड़ी थी और उन्होंने मेरी शादी रेशमा से करा दी। मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल तो दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई होगी। खैर, वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। मेरी माँ का फ़ोन आता, वो रेशमा से बात करने के लिए कहती। पहले तो मैं टालता रहा और एक दिन मैंने सारी हकीकत माँ को बता दी। ये सुनकर मेरी माँ ने मुझे बहुत बुरी बातें सुनाई। कहने लगी, ये तूने बहुत गलत किया नईम, रेशमा ऐसी नहीं है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी माँ इतना नाराज़ हो गई थी कि फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करना ही छोड़ दिया था। रेशमा को मेरी ज़िंदगी से गए धीरे धीरे पूरा 1 साल होने वाला था। इस 1 साल में मैंने काफ़ी तरक्की कर ली थी। मेरा प्रमोशन हो गया था और मैंने एक फ्लैट भी ख़रीद लिया था। रेशमा की याद अब भी दिल के किसी कोने में दबी हुई थी। कभी कभी उसकी याद एक कसक बनकर उभरती थी और मेरी आंखों में नमकीन पानी भर जाता। मैंने रेशमा से सच्ची मोहब्बत की थी। ये एहसास तो मुझे हिना के लिए भी नहीं हुए थे जो रेशमा के लिए हुए थे, लेकिन उसने मेरे प्यार की धज्जियाँ उड़ा दी थीं। मैं उस बेवफा को रोज़ याद करता था और रोज़ उसके प्यार में रोता था। फिर एक दिन जब मैं ऑफिस से घर की ओर आ रहा था कि अचानक एक लड़की मेरी गाड़ी के सामने आते आते बची। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और गुस्से से गाड़ी से नीचे उतरा। मैंने उस लड़की को बाजू से पकड़कर खींचा और कहा, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता? लेकिन उसे देखकर मैं हैरान रह गया क्योंकि वो हिना थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर चमक आई। कहने लगी, तुम? मैं भी चौंक गया था। मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने उदासी से बताया, एक ऑफिस में नौकरी कर रही थी, लेकिन बॉस ने किसी और को रख लिया और मुझे निकाल दिया। हिना की मुलाकात के बाद अब वो अक्सर मुझसे टकराने लगी थी। उसने मेरा नंबर भी ले लिया था और अब फ़ोन पर भी बातें करने लगी थी। लेकिन जब भी मैं हिना से बात करता या उससे मिलता तो मैं उलझ जाता था। मुझे ऐसा महसूस होता कि हिना फिर से मेरे करीब आ रही है, मगर मैं चाह कर भी उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। दिल के किसी कोने में अब भी रेशमा की मोहब्बत बसी हुई थी। रेशमा ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं धोखेबाज नहीं था। मैं अब भी उससे प्यार करता था, भले ही उससे नाराज़ था। शायद मैंने अपनी आंखों पर नफ़रत की पट्टी सी बांध ली थी। हिना मुझसे अपनी बढ़ती मोहब्बत का इजहार करने लगी थी।
एक दिन वो कहने लगी, तुमसे बात करके मुझे सुकून मिलता है नईम। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो तुम्हें छोड़ दिया था। अब मुझे एहसास है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसके इजहार मोहब्बत ने मुझे हड़बड़ा दिया था। मैं खुश होना चाहता था कि मेरी पहली मोहब्बत लौट कर मेरे पास आ रही है, लेकिन मेरे दिल में कोई भी भावना नहीं उमड़ी थी। रात का वक्त था, मैं हैरानी और उलझन में था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। रेशमा की यादें मेरे दिलो दिमाग पर भारी पड़ रही थीं। हर बार चाहे मैं जितना भी कोशिश करता, रेशमा का चेहरा मेरी सोच पर हावी हो जाता। मुझे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि रेशमा का ख्याल मुझे चैन से जीने नहीं देता था। हालांकि उसने मेरी ज़िंदगी में खलल डाला था, फिर भी उसकी यादें मेरे दिल पर राज कर रही थीं। हिना के कहने पर मैंने उसे अपने ही ऑफिस में एक असिस्टेंट के तौर पर नौकरी दिलवा दी थी। उसका काम भले छोटा था, लेकिन वो फिर भी खुश थी। उस दिन ऑफिस से निकलते वक्त तो मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज बारिश शुरू हो गई और मैं अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मैंने हिना को सड़क के किनारे खड़े देखा। वो भीग रही थी, ठंड से कांप भी रही थी। मैंने तुरंत अपनी कार उसके पास ले जाकर रोक दी। मैंने उसे कहा, रेशमा, गाड़ी में अंदर आकर बैठ जाओ। मौसम ख़राब है, ऐसे में तुम्हें कोई ऑटो नहीं मिलेगा। चलो बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। वो मेरा धन्यवाद करती हुई तुरंत ही गाड़ी में बैठ चुकी थी। कहने लगी, मम्मी परेशान होंगी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मुझे टाइम पर घर पहुंचा दोगे। उसके घर पर उसकी माँ और उसके भैया भाभी रहते थे। उसके पापा नहीं थे। वो अपना और अपनी माँ का पेट नौकरी करके पाल रही थी। उसने मुझे बताया था कि उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो लड़का सही नहीं था और अब वो उससे अलग अपनी माँ के साथ रहती है। हिना की हालत देखकर मैंने उसे अपने घर चलने का सुझाव दिया, क्योंकि उसका घर काफ़ी दूर था और हिना पूरी तरह भीग चुकी थी। मैंने कहा, यहाँ से मेरा घर पास है, कपड़े बदल लो वरना बीमार पड़ जाओगी। वो खुशी खुशी मान गई और मेरे साथ घर के अंदर आ गई। मैंने अलमारी खोलकर हिना से कहा, तुम इसमें से कोई भी कपड़े निकाल कर पहन लो और तब तक मैं चाय बनाता हूँ। जब मैं चाय लेकर वापस आया तो हिना तैयार होकर मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन जो कपड़े उसने पहने थे उसे देखकर मैं सन्न रह गया था। ये वही नाइट गाउन था जो मैंने रेशमा को हमारी शादी की पहली रात पहनने के लिए दिया था। रेशमा के साथ बिताए वो सारे खूबसूरत पल मेरी आंखों के सामने लहराने लगे। गुस्से से मेरे हाथ खुद ब खुद हिना के बाजू पर कस गए। मैंने गुस्से से कहा, तुम और भी कपड़े पहन सकती थीं, ये गाउन इस वक्त पहनने की क्या ज़रूरत थी, मैंने झुंझलाते हुए कहा था। हिना ने मेरी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब बढ़ने लगी और अचानक ही वो मेरे सीने से लिपटते हुए बोली, तुम बदल गए हो नईम। पहले तो तुम मुझ पर मरते थे, मेरी संगत के लिए मचलते थे। उस समय मुझसे शिकवा करते कि मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने देती, और आज जब मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ तो तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मदहोशी थी। उसने मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके होंठ अब मेरी गर्दन का सफ़र कर रहे थे और मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ने लगी थी। मदहोश भरे शब्दों में बोली, नईम, ये मौका बार बार नहीं आएगा। मैं तुम्हारे प्यार में खुद को खो देना चाहती हूँ। मुझे खुद में संभालो नईम, अपनी मोहब्बत में मदहोश कर दो। उसकी संगत पर मैं भी पूरी तरह मदहोश हो गया था। मुझे अपने सामने रेशमा का चेहरा दिखने लगा। हिना की जगह रेशमा दिखाई देने लगी। मैंने अपने दिल की गहराइयों में दबी रेशमा की मोहब्बत को फिर से महसूस किया और मैं पूरी तरह से उसमें खो गया था। मैंने हिना को रेशमा समझकर उसे बेइंतहा चूमना शुरू कर दिया। हिना भी खुद को मेरे हवाले कर चुकी थी। अगले ही पल मेरे हाथ गाउन की डोरियों पर थे और एक झटके से मैंने गाउन की डोरियां खोल दी थीं। अब मेरे हाथ रेशमा की कमर पर फिसलने लगे थे। हम दोनों ही एक दूसरे में मदहोश हो चुके थे, लेकिन जैसे ही मुझे होश आया मैंने खुद को पीछे खींचा था। मैंने कहा, हिना, तुम यहाँ मेरे बिस्तर पर। मैं बुरी तरह घबरा गया था। हिना के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान थी। हिना ने मेरे चेहरे की ओर देखते हुए कहा, नईम, जब एक लड़का और लड़की एक कमरे में बंद होते हैं तो सारी हदें पार हो जाती हैं, और हमने भी वो सारी हदें पार कर दी हैं। मेरे दिल और दिमाग में तूफान मच गया था। मैंने अपना सर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। ये मैंने क्या कर दिया था? जो कुछ हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। मैं स्तब्ध होकर हिना को देख रहा था, जो पूरी सहजता से उठी, वॉशरूम गई और अलमारी से रेशमा का ही सूट निकाल कर पहन लिया। उसने मेरे गालों पर एक हल्का सा चुम्बन दिया और मुस्कुराते हुए बाय बोलकर घर से बाहर चली गई। मैं बेबस उसे जाता देखता रह गया। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर ये सब कैसे हो गया। उस रात के बाद हिना
जैसे मेरे ऊपर हावी हो गई थी। वो जब चाहे मेरे करीब आने की कोशिश करती, लेकिन अब मैं उसे खुद से दूर करने लगा था। मैं अंदर ही अंदर खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था, पर वो ये मानने को तैयार नहीं थी। अब तो वो मुझे ब्लैकमेल भी करने लगी थी। एक दिन जब मैंने उसे खुद से दूर हटाया तो वो गुस्से से बिफर पड़ी। कहने लगी, नईम, तुम मुझे अब मना नहीं कर सकते। हमारे बीच जो कुछ हो चुका है उसे अनदेखा नहीं कर सकते, और मेरे पास इसका सबूत भी है। हिना ने अपना फ़ोन निकाला और मुझे कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखाई, और मैं जैसे सुन्न हो गया। उसने हमारे सबसे नाजुक पलों की वीडियो बना ली थी। मेरा दिमाग जैसे वहीं ठहर गया। मैंने हैरानी और गुस्से में कहा, हिना, तुम इतना गिर सकती हो? मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सब क्यों किया तुमने? वो बड़े ठंडे लहजे में बोली, ये मेरी मोहब्बत है, कोई गिरा हुआ काम नहीं। मुझे पता था तुम अपनी बीवी रेशमा से बहुत मोहब्बत करते हो और उसकी यादों से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, और मैं तुम्हें पाना चाहती थी। इसीलिए उस रात जब तुम मेरे करीब आए तो मुझे समझ आ गया था कि तुम मुझे नहीं बल्कि रेशमा को देख रहे हो। रेशमा समझकर मेरे करीब आए हो, और इसीलिए मैंने उस रात ये वीडियो बना ली थी, ताकि जब कभी तुम मुझे बीच राह में छोड़ कर जाओ तो मैं तुम्हें याद दिला सकूं कि हमारे बीच क्या कुछ हो चुका है। अब हिना मुझ पर शादी का प्रेशर डालने लगी थी, और मैं उसे शादी नहीं कर सकता था। मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। जो कुछ भी हुआ था उसमें पहल सिर्फ और सिर्फ हिना की थी। मैं उसे शादी के लिए मना करता तो वो मुझे धमकाती कि वो पुलिस में जाकर मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी कि मैंने उसकी इज्जत ख़राब की है। वो अब बीच बीच में मुझसे पैसे भी मांगने लगी थी। इस 1 साल में मैंने अच्छी खासी तरक्की की थी और अपना फ्लैट भी ख़रीद लिया था, लेकिन अभी तक अपने नए फ्लैट में शिफ्ट नहीं हुआ था। उसमें कुछ काम चल रहा था, और मैंने सोचा था मैं अपनी माँ को लेकर आऊँगा और फिर अपनी माँ को हमेशा अपने पास रखूँगा। हिना की नज़र उसी फ्लैट पर जम गई थी। कहने लगी, या तो मुझसे शादी करो या फिर अपना वो फ्लैट मेरे नाम करो, वरना मैं तुम्हें हर जगह बदनाम कर दूँगी। मैंने हिना को समझने में गलती कर दी थी। वो सही लड़की नहीं थी, और उस रात सारी गुत्थियां सुलझ गईं जब मैंने देखा एक रेस्टोरेंट में हिना एक लड़के का हाथ थामे अंदर जा रही थी। मैं उस लड़के को एक पल में ही पहचान गया था। ये वही लड़का था जो उस रात रेशमा को अपनी बाहों में लिए लेटा था। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। मैं तुरंत गाड़ी को साइड पर रोककर अंदर रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। सामने ही टेबल पर हिना और वो लड़का बैठे हुए थे। मैं उनकी टेबल से जरा दूरी पर पीठ करके बैठ गया था। वो लड़का कहने लगा, यार हिना, कब तक तुम्हारा वो आशिक वो फ्लैट तुम्हारे नाम करने वाला है? कब तक हम यूं ही किराए के मकान में धक्के खाते रहेंगे? हिना कहने लगी, आदिल सब्र करो, फ्लैट तो वो मेरे नाम ही करेगा। आखिर मैंने उसको इस जाल में इस कदर उलझा जो दिया है, उसके पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है। वो लड़का डरते हुए कहने लगा, अगर उसने तुम्हारे नाम फ्लैट न करके तुम्हें शादी के लिए ऑफ़र कर दिया तो? देखो, शादी वादी के चक्कर में मत पड़ना। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें एक रात के लिए तो उसके पास भेजने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेजूंगा। कान खोल कर सुन लो। हिना ज़ोर से हंस पड़ी थी। कहने लगी, अरे ये नहीं होगा, वो मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं अच्छे से जानती हूँ, उसको मेरे बारे में अच्छे से पता है कि मैं उसे ब्लैकमेल कर रही हूँ। उसे बहका कर मैंने उसके साथ संबंध बनाया था। वो सब कुछ जानते बूझते मुझसे शादी नहीं करेगा। वो फ्लैट ही मेरे नाम करेगा। हम दोनों की कड़ी मेहनत है जो कुछ ही दिनों में फ्लैट हमारा होने वाला है। वो लड़का कहने लगा, हाँ यार, ये तो है। उस रात मैंने भी नईम के कई घूंसे अपने चेहरे पर खाए थे। मैं तो सोच रहा था अगर इसने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरा क्या होगा, लेकिन मैं मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग निकला था। वैसे यार हिना, कुछ भी कहो, ये नईम की बीबी रेशमा है बड़ी मस्त चीज़। जब उसे पीछे से बाहों में भरा था तो मैं होश से बेगाना हो गया था। वो भी नईम समझकर मेरे साथ मदहोश होने लगी थी। मेरा इरादा तो वीडियो बनाकर उसके पति नईम को भेजने का था, लेकिन वो तो उसने ही अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था, और हमारे हित में ये अच्छा ही हुआ था। चलो तुम अपना काम करती रहो, 1-2 दिन में वो फ्लैट अपने नाम करा ही लो। और गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ, उस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम दोनों मिलकर जो मेरी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हो ना, मैंने तुम्हारी सारी बातों की रिकॉर्डिंग कर ली है। अब ये सारी बातें मैं पुलिस में जाकर सुनाऊंगा। तो मैं ऐसी सज़ा दिलवाऊंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद करेंगी। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरी मासूम भोली भाली बीवी को मैंने अपने घर से निकाल दिया। न जाने वो बेचारी कहाँ होगी, और अब तुम मेरी मौत का तमाशा देखने के इंतज़ार में हो। ये सब कुछ देखकर वो दोनों ही डर चुके थे। हिना मेरे सामने आकर खड़ी हो गई।
कहने लगी, नईम छोड़ो उसे, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी भी एक वीडियो मेरे पास है। मैंने कहा, दिखाओ। जाओ पुलिस में जाकर दिखाओ, इंटरनेट पर वायरल कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो वैसे ही बर्बाद हूँ, थोड़ा सा और बर्बाद हो जाऊँगा, लेकिन मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर वो दोनों ही डर गए थे। हिना इतनी शातिर निकलेगी मैं नहीं जानता था। उसने इतना बड़ा खेल रचाया था कि मेरा सब कुछ तबाह कर दिया था। अगले ही पल मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगा दिया जो पुलिस में था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ पहुँच चुका था और आदिल को वहाँ से गिरफ्तार करके ले गया। कहने लगा, नईम तू बेफिक्र रहे, आगे की सारी कार्यवाही मैं देख लूँगा। मैं हिना को वहीं हक्का बक्का छोड़कर अपने घर वापस आ गया था। आज मेरा दिल बहुत बेचैन था। मैंने रेशमा को उसकी ना की गई गलती की सज़ा दी थी। वो बेचारी न जाने कहाँ होगी। उस रात मैं फिर से रोया था। पहले रेशमा के धोखा देने पर रोया करता था, लेकिन आज मैं इस बात पर रो रहा था कि मैंने रेशमा पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उसके जाने के बाद मैं हिना के साथ उन कमज़ोर पलों में बह गया था। मैं कौन से मजबूत कैरेक्टर का मालिक था जो मैंने रेशमा पर उंगली उठा दी। उस रात मैंने खुद को सज़ा दी थी। मैंने अपना सर दीवार पर मारा था। मैं खुद को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन यह मौत भी इतनी आसानी से नहीं आती। सुबह सवेरे मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। मैं अपनी माँ की गोद में सर रखकर अपने दिल को थोड़ा सुकून देना चाहता था। मुझे देखकर मेरी माँ खुश हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने नाराज़गी भी दिखाई। वो रेशमा को लेकर अब भी नाराज़ थीं। मैंने माँ से माफ़ी मांगी और मैंने अपने ऊपर बीती सारी कहानी भी माँ को सुना दी। मेरी बात पर मेरी माँ ने मेरे सर पर एक चपत मारी। कहने लगी, बेवकूफ़ इंसान, तुझे कितना समझाती थी, अपने गुस्से को कंट्रोल किया कर, ये गुस्सा तुझे बर्बाद कर देगा। मैंने अपने घर में इधर उधर नज़र दौड़ाई। आज पूरे घर में अलग ही रौनक थी। हालांकि इससे पहले भी मैं गांव आता था। मेरी माँ गांव के इस घर में अकेली रहती थी। पापा बहुत पहले हमें छोड़कर चले गए थे। जब भी यहाँ आता था तो यहाँ एक वीरानी सी होती थी, लेकिन आज ऐसा लगता था कि इस माहौल में एक अलग ही खुशबू है। कि तभी मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी। मैंने कहा, माँ ये बच्चा। मेरी माँ कमरे में गई और उस बच्चे को गोद में उठा लाई। यही कोई 3-4 महीने का एक गोलू मोलू सा बच्चा था, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत कि मुझे उस पर प्यार आ गया था। मैंने कहा, माँ ये किसका बच्चा है? कहने लगी, अपना ही समझ ले। मैं खुश होकर उस बच्चे को गोद में ले लिया और फिर अचानक ही मैंने उसके गाल को चूम लिया कि अचानक ही मेरी नज़र उसके गर्दन के पास मौजूद एक बड़े से काले निशान पर गई। मैंने हैरान होकर उस निशान को देखा। एक ऐसा ही निशान मेरी गर्दन पर भी था। मैंने कहा, माँ ये तो हमारा ख़ानदानी निशान है ना, फिर ये निशान इस बच्चे की गर्दन पर। मैं कुछ आगे बोलते बोलते रुक गया था। मेरी माँ मुझे गुस्से भरी नज़रों से घूर रही थी। कहने लगी, जब बच्चा ख़ानदान का है तो ख़ानदानी निशान तो होगा ही ना, बेवकूफ़, ये तेरा ही बच्चा है। मैं अविश्वास से माँ को देख रही थी। मैंने हकलाते हुए कहा, माँ लेकिन। मैं तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। माँ ने मेरे सिर पर एक और चपत मारी, फिर मेरी गोद से बच्चे को लेकर उसे चूम कर प्यार किया। कहने लगी, ये मेरा पोता है, तेरा खुद का बेटा। तूने उस रात रेशमा को निकाल दिया था। उसने रोते हुए मुझे फ़ोन किया था। उसी वक्त मैंने उसे कहा कि बस पकड़ो और यहाँ गांव आ जाओ। मुझे रेशमा पर पूरा विश्वास था, वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकती थी। यहाँ आने के 1 महीने बाद ही उसे पता चला कि वो पेट से है। वो बेचारी तो टूट कर बिखर गई थी। तुमने उसे अविश्वास की ऐसी गहरी चोट दी थी कि वो उभर नहीं पा रही थी। मैंने उसे संभालने की और ज़िंदगी की तरफ लाने की हर मुमकिन कोशिश की और धीरे धीरे वो ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी थी। और जब उसे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर मिली तो उसमें नई ज़िंदगी दौड़ने लगी थी। और फिर उसने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया। अपनी माँ के मुँह से ये सब कुछ सुनकर मेरा दिल ज़ोरों से धड़क उठा था। मेरी माँ आगे कहने लगी, रेशमा मुझसे कहती थी कि मम्मी जी एक बार नईम से बात तो करें, उसे समझाने की कोशिश करें, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि तेरी अकल ठिकाने लगाना ज़रूरी है। जब रेशमा के बिना रहेगा तो तुझे उसका एहसास होगा, उसकी कीमत पता चलेगी। ये मैं क्या सुन रहा था? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक ही मेरा दिल बुझ गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं इस काबिल नहीं था कि रेशमा का सामना कर सकता। मैंने उसे बहुत दुख दिए थे। उसके हक की मोहब्बत उस रात किसी और को दी थी। मैं माँ की गोद में सर रखकर रो पड़ा था। मैंने कहा, माँ मैं बहुत बुरा हूँ, रेशमा के काबिल नहीं हूँ, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। माँ ने मेरे सर को सहलाया और कहने लगी, पागल, वो बहुत अच्छी है,
हर रोज़ तेरी राह देखा करती थी कि कभी तो तू अपनी माँ से मिलने के बहाने ही सही इस घर में आएगा और वो तुझे देखकर अपनी आंखें तर कर लेगी। उसे तेरे आने की खबर हो गई है, जा अंदर बैठी है, तेरे ही इंतजार में है। मैं तड़प कर अंदर गया था। रेशमा खिड़की पर खड़ी बाहर देख रही थी। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, रेशमा मुझे माफ़ कर दो। मैं इस काबिल तो नहीं कि तुमसे माफ़ी भी मांग सकूं, लेकिन प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं गुस्से में बहक गया था। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया रेशमा, वो जो कुछ भी हुआ था सब साजिश के तहत हुआ था। मैंने रेशमा को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए न जाने कब से तड़प रहे थे। अब हम एक दूसरे के सीने से लगे रो रहे थे। मैंने उसे बेतहाशा चूम लिया था, उसके होने का एहसास किया था। मैंने उसे बताया कि किस तरह हम दोनों को अलग करके हिना मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। मैंने रेशमा से माफ़ी मांगी। रेशमा का दिल बहुत बड़ा था, उसने मुझे माफ़ कर दिया और फिर मैं अपनी माँ, अपने बच्चे और अपनी रेशमा को लेकर शहर आ गया और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी थी रेशमा और नईम के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें। अपनी राय भी हमारी कहानी को लेकर ज़रूर दिया करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।